नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी की और उसके से संबंधित एडवांसेस की। तो एंजियोप्लास्टी बेसिकली हम कब करते हैं? जब पेशेंट के हार्ट की आर्टरीज में सिग्निफिकेंट ब्लॉक हो, तो उसको बलून से खोलते हैं और वहाँ पर स्टेंट डालते हैं, अगर वो स्टेंट डालने की साइज़ की आर्टरी होती है, और इस प्रोसेस को हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिक टू कैथ लैब एंड एडवांसेस इन कैथ लैब। बेसिकली एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले जब मरीज़ क्लिनिक में आता है तो अपना बताता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिसको हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, जिसमें वो टिपिकल अपना पेन डिस्क्राइब करता है कि उसको सफोकेटिंग पेन हो रही है, उसको प्रेसिंग या स्क्वीजिंग पेन हो रही है चेस्ट में, और उसके साथ में उसको नौशिया भी है, उसको थोड़ा बहुत ब्रेथलेसनेस हो रही होगी, या उसको पैल्पिटेशंस या उसको पसीना आ रहा होगा। तो इस प्रकार की जो हिस्ट्री होती है ये ऑलमोस्ट हार्ट से रिलेटेड पेन की हिस्ट्री होती है। और ईसीजी सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है जो होनी चाहिए, और अगर वो मेजर हार्ट अटैक है तो ईसीजी में पता चल जाता है अधिकतर केसेस में। और अगर माइनर हार्ट अटैक है या सिर्फ अनस्टेबल एंजाइना है, एंजाइना ऑफ रिसेंट ऑनसेट है, तो ईसीजी नॉर्मल भी आ सकती है। इस केस में फिर हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं, कार्डियक एंजाइम्स कराना, ट्रोपोनिन की टेस्ट कराना, जो कि नॉर्मली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल होती है। ट्रोपोनिन भी इमीडिएटली नेगेटिव आता है कई बारी, और हमको 1 घंटे के बाद में उसको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को एक्यूट हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक आया है, जब वो इमरजेंसी में पहुंचते हैं इस प्रकार का चेस्ट पेन लेके और परेशानी लेके, तो उनमें से ईसीजी में तुरंत चेंजेस सिर्फ 20 to 30% लोगों में ही आते हैं। तो इसलिए अगर जाते ही आपकी इमरजेंसी में ईसीजी हुई है और वो नॉर्मल आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट अटैक होने की कोई संभावना नहीं है, या हार्ट अटैक आपको होने वाला ही नहीं है या हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हम ट्रोपोनिन का टेस्ट दोबारा कराते हैं और ईसीजी भी रिपीट कराते हैं। और 5 से 10% लोगों को हार्ट अटैक होते हुए भी ईसीजी नॉर्मल आ सकता है, तो इसलिए भी ट्रोपोनिन का टेस्ट कराने की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ईसीजी है, अगर ईसीजी में आता है तो वो क्लियरली आ ही जाता है, और अदरवाइज ट्रोपोनिन से हम उसको फर्दर डायग्नोज करते हैं। तो बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के गाइडलाइंस ये हैं कि जब पेशेंट ये जो चेस्ट पेन है, जो स्पेशली हार्ट का पेन लग रहा है, जब वो पेशेंट कंप्लेन करता है, तो और वो पहली बार जब डॉक्टर से या कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ से ये बताता है, तो उसके विदिन 10 मिनट्स ईसीजी हो जानी चाहिए, जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि ये मेजर हार्ट अटैक है या नहीं है। और अगर ये मेजर हार्ट अटैक है तो फिर हमें ये देखना है कि क्या मरीज़ बड़े हॉस्पिटल में है जहाँ पर तुरंत उसकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है। अगर हो सकती है तो तुरंत हम एंजियोप्लास्टी करने की प्रक्रिया को शुरू करें, और हम जब मरीज़ हमारे पास पहुँचा है, हमने डायग्नोसिस बनाई है, उसके 60 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ कम से कम कैथ लैब में पहुँच जाए और वायर क्रॉस हो जाए और फ्लो रिस्टोर हो जाए, तो मरीज़ को इस टाइम ड्यूरेशन में बेस्ट बेनिफिट मिलता है। अगर मरीज़ बहुत दूर है और ऐसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता है, तो फिर ये देखना होता है कि अगर हम कोशिश करें तो क्या मरीज़ को 2 घंटे से पहले हम पहुंचा सकते हैं ऐसे हॉस्पिटल में, जिसमें उसकी तुरंत एंजियोप्लास्टी हो जाए, तुरंत एंजियोग्राफी हो जाए। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर ये टाइम हमको क्लियरली दिख रहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग सकता है, तो हम उसको तुरंत एक खून पतला करने की, थक्के को डिजोल्व करने वाली, जिसको फिब्रिनोलिसिस कहते हैं, ऐसी दवाई देनी हमको चाहिए। और जब हम ये डिसाइड कर लें कि हमें इसे खून को डिजोल्व करने की दवाई देनी है, तो ये डिसीजन करके हमें लेस देन 10 मिनट्स में उसको हमें लाइटिक बोल्स दे देना चाहिए। तो ये सब हम बेसिकली, हमारा इंटेंशन यही है कि इसमें जो आर्टरी बंद है उसमें फ्लो आने लगे, और जो मसल मास जिसको आर्टरी सप्लाई कर रही है हार्ट की, उसको ब्लड सप्लाई मिलने लगे, और वो मसल डैमेज होने से
रुक जाए या तो डैमेज जितना भी हुआ है वो कम हो जाए। तो ये हमने अगर तुरंत एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है, ये इस सिनेरियो को देख के हम समझ सकते हैं कि अगर हम चल भी पड़े किसी दूर दराज के हॉस्पिटल में तो ट्रैफिक या और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम टाइम पे नहीं भी पहुंच पाते हैं बहुत बार। तो इस केस में हम क्लियरली जो थक्के को डिजोल्व करने वाली दवाई होती है जिसको थ्रोम्बोलिटिक्स कहते हैं, वो वाली थेरेपी हमको कर देनी चाहिए जिस भी डॉक्टर के पास में पेशेंट ये पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट 3 मिलियन ST एलिवेशन MI यानी का मेजर हार्ट अटैक हमारे कंट्री में होते हैं। और PCI जो है प्राइमरी PCI इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा कारणों से पॉसिबल नहीं हो पाती है, बहुत मरीजों को मिल नहीं पाती है। या तो मरीज के अपने इश्यूज हैं, मरीज विलिंग नहीं है, या मरीज को समझा नहीं है बावजूद इसके कि उसे समझाया गया है, या मरीज स्केयर हो गया है, डर गया है, या फिर उसको रिसोर्सेज की इश्यूज हैं या वो पहुंच नहीं सकता है, जो भी रीज़न हो। लेकिन सब लोगों को जिनको मेजर हार्ट अटैक पड़ता है उनको एंजियोप्लास्टी हो नहीं पाती है। तो इसलिए इनफैक्ट अगर हम डेटा देखें तो मेजर हार्ट अटैक में से सिर्फ 20% लोग ही उनको टाइम पर उनकी एंजियोप्लास्टी हो पाती है। इसलिए ये खून को डिजोल्व करने वाली थेरेपी भी एक बहुत कैपेबल थेरेपी है, बहुत अच्छी थेरेपी है, और ये हमको कंसिडर करनी चाहिए, हम सबको बताना चाहिए। यूरोपियन सोसाइटी की अगर हम गाइडलाइंस देखें तो दोनों ही थेरेपीज को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। हालांकि अगर अवेलेबल है तो एंजियोप्लास्टी को उन्होंने डेफिनेटली प्राथमिकता दी है क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइन ऑफ थेरेपी है। तो ये कैथलैब का एक फोटो, ये अगर इस प्रकार से है कि जब मरीज हार्ट अटैक में आता है तो ये आर्टरी 100% बंद है। फिर इसको बाकी आर्टरीज हमने देखी, ये तीसरी आर्टरी है हार्ट की जिसमें थोड़ी सी डिजीज है, और अब जो आर्टरी 100% बंद है उसी को हमें खोलना है। इस टाइम हमने तार डाला, तार डालते ही हम देखे कि थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो आना शुरू हो गया। फिर हमने थ्रोम्बस सक्शन करने वाली, क्योंकि इस प्रकार की 100% जो ब्लॉकेजेस होती हैं उनमें थ्रोम्बस अधिकतर मिल जाता है, तो ये थ्रोम्बस सक करने वाली एक कैथेटर होती है, उसको हमने लिया, थ्रोम्बस निकालने की कोशिश की, फिर कुछ दवाइयाँ दी, और फिर हमने बैलून से रास्ता बनाया, और फिर हमने ये आर्टरी देखी तो ये आर्टरी अच्छे से फ्लो होने लगी। हालांकि इस लेवल पे हम इसको बगैर स्टेंट डाले नहीं छोड़ सकते क्योंकि रिकॉइलिंग फिनोमिना, दोबारा थ्रोम्बस होने के चांसेस से बहुत होते हैं, और स्टेंट डालना ही एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड सभी इंटरनेशनल गाइडलाइंस में, तो इसलिए फिर उसको स्टेंट डाल दिया जाता है। तो ये एक है रूटीन हमारी एंजियोप्लास्टी जिसमें वायर डालते हैं, बलून डालते हैं, फिर स्टेंट डाल देते हैं, बीच में कुछ दवाइयाँ डालते हैं, और इस तरीके से ये एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया पूरी होती है। अब ये एक मैं आपको केस दिखाऊंगी जिसमें ये हार्ट अटैक, एक्यूट हार्ट अटैक मरीज को नहीं है, मरीज को एंजाइना है और मरीज को वेसल्स में बीमारी है, और हमने उसको इलेक्टिवली अगर हम लेते हैं तो हम कुछ और एडवांस इंटरवेंशंस हम इसमें कर सकते हैं, और जो इंडिकेटेड भी हैं हमें करनी चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो ये पेशेंट था जिसकी एंजियोग्राफी बाहर से होकर आई थी, जिसमें मेन आर्टरी में 90% ब्लॉक था, और मेन आर्टरी के जो 2 ब्रांचेस होते हैं LAD-L6 उनमें भी ब्लॉकेजेस थे। तो अगर हम इसको देखें तो मेन आर्टरी में ब्लॉकेजेस है, उसके ब्रांचेस में ब्लॉकेजेस हैं, ये डिफरेंट व्यूज़ हैं। तो इसको वायर डाल के हमने एंजियोप्लास्टी करना शुरू किया। ये हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, और फिर हमने इसको एक स्टेंट लगाया मेन आर्टरी को, फिर हमने साइड वाली आर्टरी को पहले स्टेंट लगाया और स्टेंट को मेन आर्टरी में रखा, जो कि एक दोनों आर्टरीज मेन आर्टरी से निकल रही होती हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है बाइफर्केशन स्टेंटिंग, उस टेक्निक से ये केस हमने किया। और ये सब टेक्निकल डिटेल्स हैं, फिर ये वायर डालना है, बलून डालना है, फिर स्टेंट डालना है, फिर दोनों को साथ में बलून करना, सब टेक्निक्स होती हैं, सब तरीका होता है। इसके बाद में एक टेक्निक OCT इमेजिंग, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी,
एक कैथेटर होता है जिसको हम आर्टरी के अंदर, जिसमें हमने स्टेंट डाला उसके अंदर लेके जाते हैं और ये देखते हैं कि स्टेंट का जो डिप्लॉयमेंट है वो ठीक हुआ है या नहीं है। उसको हमें और तो नहीं पोस्ट डिप्लॉयमेंट एक्सपांड करना है, और अगर कोई थ्रोम्बस तो नहीं है, कोई एज में डिसेक्शन तो नहीं हुआ है, और स्टेंट का साइज आर्टरी के हिसाब से कितना होना चाहिए। ये टेक्निक बताने के लिए, ये चीज़ें बताने के लिए ओसीटी बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये ओसीटी रन है, इमेजिंग है। ये ओसीटी में एक आर्टरी दिखाई दे रही है और इसमें मिलीमीटर बाय मिलीमीटर हम देखते चलते हैं कि आर्टरी का साइज कितना है, आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस है कि नहीं है, आर्टरी के अंदर कैल्शियम कितना है, और आर्टरी के अंदर फाइब्रोसिस कितनी है। और इस सब के लिए हमें क्या करना है, कैल्शियम तोड़ने के लिए हमें कुछ और कटिंग बलून्स वगैरह यूज़ करने हैं, या हमें रोटाब्लेशन करना है, या फिर हमें कुछ और टेक्निक्स यूज़ करनी है आईवीएल टाइप की। ये सब चीज़ें हमें ओसीटी से क्लियरली आइडिया लगती हैं। तो ये एक एडवांसमेंट है एंजियोप्लास्टी के लिए जो काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इशू होते हैं, बट ये करना चाहिए बेहतर रिजल्ट देने के लिए। एक दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम आईवस कहते हैं। तो ये दूसरा पेशेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि मेन आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं और उसके ब्रांचेस में दोनों में ही ब्लॉकेजेस हैं, और ये हमने इसका केस करना शुरू किया। दोनों में तार डाला, वायर किया दोनों में, एक आर्टरी को बैलून से खोला, दूसरी आर्टरी को बैलून से खोला, और मेन आर्टरी तक हम बैलून से खोलते हुए गए उसको। मेन आर्टरी में स्टेंट डाला और ये आगे हमने डाला स्टेंट, फिर हम इसको पीछे भी डालेंगे इसमें मेन आर्टरी में, और साइड की ब्रांच में भी बीमारी है ये, तो उसमें भी हमें स्टेंट डालना है। ये हमने साइड वाली आर्टरी में डाला और कुल मिला के हमने इसको पूरी नैरोइंग में फिर साथ में बैलून से डिप्लॉय किया, और इस तरीके से ये बैलून दोनों आर्टरीज को इन्फ्लेट किया। तो ये रिजल्ट हुआ, हमने देखा कि जो यहाँ पे बीमारी थी सारी निकल गई है। तो इसको देखने के लिए कि स्टेंट को हमें और तो नहीं एक्सपेंड करना है, पोस्ट स्टेंट डिप्लॉयमेंट हमें कितना पोस्ट इन्फ्लेशन करना चाहिए, उसके लिए दूसरी एक टेक्निक आईवस होती है। हालांकि उसकी क्वालिटी में ओसीटी से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन जिस केस में हम माना ज़्यादा डाई नहीं दे पाए, उस केस में हमारे पास आईवस का भी एक ऑप्शन होता है। आईवस की इमेजेस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं, क्योंकि ओसीटी की इमेजेस बहुत ही कलरफुल दिखती हैं और हर चीज़ बहुत ही क्लियरली तो आईवस की तुलना में बेहतर दिखती है। हालांकि आईवस से भी हम देख रहे हैं कि स्टेट्स वगैरह कैसे बिल्कुल आर्टरी की दीवार से चिपके हुए हैं, वो हम देखते हैं, कैल्शियम वगैरह दिखते हैं और फाइब्रोसिस वगैरह भी अच्छे से दिखाई देती है। तो ये दोनों हमने उसमें साइज देख के फिर से हमने एंजियोग्राफी देखी और फिर से बैलून से डायलेट किया, और ये हमने इसको ऑप्टिमाइज स्टेंट करके हमने प्रोसीजर कंप्लीट किया। तो ये दो चीज़ें थी जो एक एडवांसमेंट है टेक्निक में एंजियोप्लास्टी के, जो साइज के लिए, आर्टरी के साइज के लिए, आर्टरी के स्टेंट डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत ही बेहतर टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं, और हमें अधिकतर केसेस में यूज़ करनी चाहिए। हालांकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, कभी कभी पेशेंट की क्रेटिनिन ठीक नहीं होता है, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है, उस केस में हम आईवस यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एक एफएफआर टेक्निक होती है जिसमें अगर जो आर्टरी का हमें स्टेनोसिस क्लियर कट ऐसा नहीं लगता कि ये स्टेंट डालने के लायक है कि नहीं, ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस केस में हम एफएफआर करते हैं, फ्रैक्शन फ्लो रिजर्व, जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर वाली आर्टरी और नीचे वाली आर्टरी के बीच में दिखाई देता है, और वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि इस बीमारी से, इस नैरोइंग से मरीज को सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हमें डिसीजन देने में बहुत हेल्प करता है कि अब हम इसकी एंजियोप्लास्टी करें या नहीं करें। तो ये टेक्निक्स थे, आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।